नमस्कार, जय हिंद साथियों और गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में एवं इंडियन पॉलिटी के अंदर। देखिए दोस्तों, अपना जो इंडियन पॉलिटी के अंदर बिंदु चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार, और अपन लोगों ने मौलिक अधिकार के संबंधित आज से पहले बहुत से व्याख्यान ले चुके हैं। आज अपन प्रॉपरली बात करने वाले हैं कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है भारतीय संविधान के अंदर, उसकी अपन बात करेंगे। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपको पता है कि किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा यदि किसी का महत्व है तो वो शब्दों का है। शब्दों से ही क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 है, उसमें अपन देखने वाले हैं जो दे रखे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनको। और अनुच्छेद 32(1) में दे रखा है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32(1) में ये नहीं दे रखा कि जो उच्चतम न्यायालय है वो कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा, वह कौन कौन सी याचिकाएं जारी करेगा। ये बात किस में दे रखी है दोस्तों? अनुच्छेद 32(2) में दे रखी है कि उच्चतम न्यायालय है वो 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है और उन याचिकाओं के नाम दे रखे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है शब्दों से संबंधित, क्योंकि पॉलिटी में मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा है कि इंडियन पॉलिटी में यदि कोई महत्व रखता है तो वो शब्द महत्व रखते हैं। सब शब्दों का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इंडियन पॉलिटी के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो हो जाइए तैयार, लगा लीजिए हेडफोन और बने रहिए क्लास के एंड तक। देखिए दोस्तों, क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अनुच्छेद 32 है उनमें दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32(1) में दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय है वो याचिका जारी कर सकता है किससे संबंधित? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। तो लिखना क्या है कि उच्चतम न्यायालय है वो याचिका जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की आप रक्षा बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो सुरक्षा के लिए याचिका जारी करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32(1) के तहत। लेकिन जो याचिकाओं के नाम हैं वो दे रखे हैं आपके अनुच्छेद 32(2) के अंदर। अनुच्छेद 32(2) में ये आपको ध्यान में रखना है। क्या दे रखा है अनुच्छेद 32(2) के अंदर? कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है दोस्तों? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं याचिकाओं के प्रकार? यदि अपन देखें ना तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। सभी को एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। याचिका पहली आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी? हेबियस कार्पस, ठीक है ना दोस्तों। पहली याचिका कौन सी है? हेबियस कार्पस, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी याचिका कौन सी है? मैंडेमस
मैंडेमस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? परमादेश। मैंडेमस को हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश। ठीक है जी। उसके अलावा 3 नंबर जो याचिका है आपकी, वो कौन सी है? 1 नंबर हो गई आपकी हेबियस कार्पस, जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी मैंडेमस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? परमादेश कहा जाता है। उसके अलावा जो तीसरी आपकी है वो है प्रोहिबिशन। कौन सी है? प्रोहिबिशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिषेध। क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रतिषेध कहा जाता है। और उसके अलावा जो आपकी चौथी याचिका है उसका नाम क्या है? सर्शियोरी। सर्शियोरी। सर्शियोरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। ठीक है ना। और 5वीं जो याचिका है वो है कोवारंटो। कोवारंटो, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर सुरक्षा के लिए आप बोल सकते हो, वो 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। ये बात लिखी हुई है किसमें? अनुच्छेद 32(2) के अंदर। और अनुच्छेद 32(2) में ये लिखा हुआ है कि ये 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी होगी दोस्तों? एक तो हेबियस कार्पस, जिसको हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना। दूसरी जो याचिका है वो है मैंडेमस। मैंडेमस, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमादेश। क्या कहा जाता है? परमादेश। और 3 नंबर की जो याचिका है वो है प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन, जिसको हिंदी में नाम क्या है? प्रतिषेध। और 4 नंबर जो याचिका है उसका नाम है सर्शियोरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेक्षण। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्प्रेक्षण कहा जाता है। और 5 नंबर जो याचिका है उसका नाम है कोवारंटो, और इसका हिंदी में नाम क्या है? अधिकार परीक्षा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ये याचिका जारी, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 32(2) के अंदर। ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। अब अपन एक एक याचिका पर बात करेंगे कि कौन कौन सी याचिका हैं, वो कब दायर की जाती हैं और किन के लिए दायर की जाती है, इनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस पर? याचिका कौन सी? 1 नंबर पर अपन लोगों को ध्यान में रखनी है हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस, जिसको आपको पता है हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है हिंदी में। और हेबियस कार्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है हेबियस कार्पस का? कि शरीर सहित उपस्थित करना। शरीर सहित उपस्थित। सहित उपस्थित। शरीर सहित उपस्थित का तात्पर्य क्या हुआ? यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बना लिया जाता है तो जो न्यायालय है वो ये आदेश दे सकता है कि आप उपस्थित होइए। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। हेबियस कार्पस
का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर सहित उपस्थित होना। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर की जो याचिका है वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी है? 2 नंबर की याचिका आपकी है मेंडेमस जिसको कहा जाता है हिंदी में परमादेश। इस मेंडेमस का या फिर आप बोल सकते हो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मेंडेमस का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। क्या है दोस्तों? हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं इसकी भी बात करेंगे। हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि कोई भी संस्था है वो काम नहीं करती है, अपना जो निर्धारित कार्य है वो नहीं करती है, तो न्यायालय हैं या उससे उच्चतम जो संस्थाएं हैं वो ये आदेश देती हैं कि आप उस कार्य को कीजिए, और उसको करवाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसका नाम क्या है? मेंडेमस, या आप बोल सकते हो परमादेश। तो आपको इसको लिखना है कि कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य नहीं करती हैं तो उस काम को करवाने के लिए, उस काम या फिर आप बोल सकते हो कार्य, उस कार्य को करवाने के लिए जो याचिका जाहिर की जाती हैं, करवाने के लिए परमादेश नामक याचिका जारी की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ये है आपका मेंडेमस यानी परमादेश नामक याचिका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं भैया? कि कोई भी संस्था है वो अपने निर्धारित कार्य को यदि नहीं करती है तो उसे ये आदेश देने के लिए कि आप उस कार्य को कीजिए, है ना? तो उस कार्य को करवाने के लिए परमादेश नामक जो याचिका है, परमादेश नामक याचिका जारी की जाती है अनुच्छेद 32(2) के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए इसे, बाद में अपन आगे चलते हैं और देखते हैं अगली याचिका को। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए इसे आप। ठीक है जी, लिख लिया होगा आपने। देखते हैं फिर आगे कौन सी है। प्रोहिबिशन, या आप बोल सकते हो हिंदी में प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिषेध। देखिए दोस्तों, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोहिबिशन से कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? निषेध या फिर रोकना। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? निषेध या फिर रोकना। शाब्दिक अर्थ निषेध या फिर रोकना। प्रतिषेध नामक जो याचिका है उसका शाब्दिक अर्थ है निषेध या फिर रोकना। ये कब जारी की जाती है? कब जारी की जाती है दोस्तों ये प्रोहिबिशन नामक याचिका?
कि कोई भी संस्था यदि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करे जो उसके कार्य क्षेत्र के दायरे में नहीं आता है, लेकिन तब भी वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के यदि कोई कार्य करते हैं तो जो उच्चतम न्यायालय है वो जो प्रोहिबिशन नामक यानी प्रतिषेध नामक याचिका जारी करता है और पूछता है कि आपका ये कार्य क्षेत्र है भी नहीं तो आपने ये काम कैसे किया, है ना। आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के आपने ये काम क्यों किया, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ा, तो उसके लिए कौन सी प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध नामक याचिका जारी की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर यदि कोई कार्य करती है, यदि कोई कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए कौन सी याचिका, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन या आप बोल सकते हो हिंदी में प्रतिषेध नामक याचिका है जारी की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर यदि कोई कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है, प्रोहिबिशन या फिर प्रतिषेध नामक याचिका जारी की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके अलावा जो अगली आपकी याचिका है वो है उत्प्रेक्षण यानी सर्शियोरी। कौन सी है, इसको आप लिख लिया तो मैं मिटा देता हूँ। चार नंबर याचिका कौन सी है, सर्शियोरी, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षण। ठीक है ना। इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, निषेध या फिर रोकना, निषेध या फिर रोकना। ठीक है दोस्तों। ये याचिका भी कब जारी की जाती है, कब जारी की जाती है उत्प्रेक्षण नामक याचिका, कि जब भी कोई संस्था है, वो बात है इसमें कि यदि कोई भी संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कार्य करती है तो उच्चतम न्यायालय उससे इस याचिका के माध्यम से यह पूछता है कि आपने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के यह काम क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है ना। तो किससे पूछता है, किस याचिका के माध्यम से, उत्प्रेक्षण याचिका के माध्यम से। कोई भी संस्था यदि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए भी कौन सी, उत्प्रेक्षण नामक याचिका
उत्प्रेक्षण नामक याचिका जारी की जाती है। याचिका जारी की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि सर उत्प्रेक्षण याचिका और प्रतिषेध याचिका दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, निषेध करना, रोकना, ओके, और कि दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, कौन सी, कि सर यही बात वहाँ पे लिखी हुई है प्रतिषेध नामक याचिका में कि यदि कोई भी संस्था है वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य करे तो उसे रोकने के लिए उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों ही याचिका जारी की जाती है। तो एक भी याचिका लागू कर सकते थे, दोनों याचिका जारी लागू करने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षण और एक आपकी है प्रतिषेध नामक याचिका, कौन सी है, एक तो प्रतिषेध और दूसरी है आपकी उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण जो प्रतिषेध नामक याचिका है ना, वो तो कोई भी कार्य यदि चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, उस समय जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है ना। लेकिन जो उत्प्रेक्षण नामक याचिका है, ये आपकी याचिका है उत्प्रेक्षण नामक याचिका, ये कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद भी उच्चतम न्यायालय उस संस्था से पूछ सकता है, कार्य समाप्त होने के बाद भी, कि आपने वो काम आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता था तो आपने ये काम क्यों किया, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कार्य समाप्ति के बाद, कार्य समाप्ति के बाद जारी की जाती है, कार्य समाप्ति के बाद जारी करता है, कौन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उच्चतम न्यायालय। कौन? उच्चतम न्यायालय, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? इन दोनों याचिकाओं के बारे में। और एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण याचिका दोनों ही सी व डी श्रेणी की जो संस्थाएं हैं उनके लिए जारी की जाती है, दोनों याचिकाएं। तो ये भी आपको लिखना है, नोट लगा करके लिख लिया होगा आपने, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया ना? तो देखिए फिर आपको लिखना क्या है, इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिखना है कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों याचिका किसके लिए, क्या लिखना है कि उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों याचिका किसके लिए, सी व डी श्रेणी के डी श्रेणी की संस्थाओं के लिए जारी की जाती है। जारी की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किससे संबंधित? प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण नामक दोनों याचिकाओं के बारे में, कि दोनों याचिकाएं सी व डी श्रेणी की जो संस्थाएं होती है उनके लिए जारी की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि संसद है वो नियम बना करके या फिर किसी कानून के तहत जो याचिका जारी करने का अधिकार है वो अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, लेकिन ये अनुच्छेद 32(3) के तहत ऐसा कर सकती है संसद, ठीक है ना। और ऐसी पावर केवल संसद के पास ही है और किसी भी अन्य संस्था के पास नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसे, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे अगली याचिका पर। कौन सी है? क्वो वारंटो।
5 नंबर याचिका आपकी कौन सी है? को वारंटो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, ठीक है ना, अधिकार पर्चा। इसका ये जो याचिका है अधिकार पर्चा, या आप बोल सकते हो को वारंटो, ये दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से यदि किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, तो उसको उस पद से हटाने के लिए ये याचिका को वारंटो नामक याचिका जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपने किस योग्यता के आधार पर इस पद को ग्रहण किया है। ये इस याचिका के नाम से, जो अधिकार पर्चा याचिका है, उसके माध्यम से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए कि कोई अयोग्य व्यक्ति, कोई अयोग्य व्यक्ति यदि किसी सार्वजनिक पद को, यदि किसी सार्वजनिक पद को क्या करता है, आप बोल सकते हो धारण या फिर बोल सकते हो ग्रहण कर लेता है, तो उसे उस पद से हटाने के लिए, उस पद से हटाने के लिए को वारंटो नामक याचिका जारी की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। को वारंटो नामक याचिका, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है तो उसे उस पद से हटाने के लिए को वारंटो नामक याचिका जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अनुच्छेद 32(3) आता है। अनुच्छेद 32(3) में क्या लिखा हुआ है कि किसी जो संसद है वो कानून बना करके, विधि बना करके जो याचिका जारी करने की शक्ति है वो किसी अन्य संस्था को भी दे सकती है, और ऐसा केवल संसद ही कर सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 32(3) में क्या है कि संसद विधि बनाकर याचिका जारी करने की शक्ति अन्य संस्था को भी दे सकती हैं, और ऐसा केवल संसद ही कर सकती है, संसद ही कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को
संविधान की आत्मा कहा है? किसको? अनुच्छेद 32 को। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो आपको ये भी लिखना है नोट लगा करके, क्या लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा का है। आत्मा का है। किसे? अनुच्छेद 32 को। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जारी है वो केवल उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। मैंने जैसा कहा है पहले भी और अब भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा यदि किसी का महत्व है तो वो है शब्दों का। यदि शब्द चेंज हुए तो आंसर चेंज होते टाइम नहीं लगता। ठीक है ना? इसमें क्या है कि एग्जामिनर यदि आपसे पूछे कि यदि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जारी करने का अधिकार किसे हैं और ऑप्शन में हो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, तो आपको आंसर में क्या करना है दोस्तों? ओनली उच्चतम न्यायालय ही करना है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार याचिका जारी करने की जो पावर है, शक्ति है, वो किसे है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है। लेकिन आप कदे ये भी ना भूलें कि जो याचिका जारी करने का अधिकार है वो उच्च न्यायालय के पास भी है, लेकिन वो अनुच्छेद 32 के तहत नहीं है दोस्तों। वो किसके तहत है? अनुच्छेद 226 के तहत। हाँ, ये बात सही है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों के पास याचिका जारी करने का अधिकार है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के पास याचिका जारी करने का अधिकार है और किसी भी संस्था के पास नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए आप इसे। ये भी आपको बिल्कुल नोट लगा के ही लिखना है। क्या लिखना है कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जारी करने का अधिकार बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो शक्ति। जारी करने की शक्ति किसके पास है? केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। लेकिन मैं यदि ऐसा कहूँ कि याचिका जारी करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली उच्च न्यायालय है, तो ये कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो ये कभी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उच्चतम न्यायालय यदि 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है तो उच्च न्यायालय 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो आप ही बताइए मुझे कि उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली हुआ कि नहीं हुआ? किससे संबंधित है? याचिका जारी करने से संबंधित। क्योंकि उच्चतम न्यायालय है वो 5 ही प्रकार की याचिका जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अनुसार जो उच्च न्यायालय है वो 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। इन 5 के अलावा एक इंजेक्शन नामक याचिका जारी करता है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए इसे और फिर आगे चलते हैं।
उच्च न्यायालय किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की? 6 प्रकार की याचिकाएं, 6 प्रकार की याचिका जारी करता है, ठीक है ना। और इसी अनुच्छेद 26 के अनुसार, 226 के अनुसार उच्च न्यायालय इंजेक्शन नामक याचिका जारी करता है। इंजेक्शन नामक याचिका जारी करता है। और ये इंजेक्शन नामक याचिका है वो किससे संबंधित है? व्यक्ति की अंतरिम सुरक्षा से संबंधित, ठीक है ना, अंतरिम सुरक्षा से संबंधित। अब और आपको ध्यान में क्या रखना है? क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि जो उच्च न्यायालय है वो केवल उच्चतम न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका जारी करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसके? विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी याचिका जारी करता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये बात भी लिखी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय केवल और केवल किसके लिए? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका जारी करता है, लेकिन उसके साथ साथ भी वो विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी याचिका जारी करता है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसे भी। क्या लिखेंगे? नोट डालकर लिखना है आप लोगों को कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की सुरक्षा या फिर आप बोल सकते हो रक्षा के लिए भी याचिका जारी करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे ये जो आपको नोट लगाया है इससे क्या मतलब निकलता है? क्या कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका जारी करता है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो याचिका जारी करने की शक्ति है वो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसे भी, नोट लगा करके लिखना है ये भी आपको कि याचिका जारी करने का अधिकार, जारी करने की शक्ति बोल सकते हो आप, की शक्ति
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों के पास हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये है अपना संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि फाइनली अपन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस व्याख्यान में देखा है। ठीक है दोस्तों, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्यान बहुत ही पसंद आने वाला है और आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने आप अपने कदमों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे, आप उतने ही अपनी मंजिल की ओर करीब पहुंचेंगे। कोशिश करना आपके हाथ में है, लगातार कोशिश कीजिए और अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे अपन लोग, बाकी बात करेंगे अपन अगले व्याख्यान में। तो तब तक के लिए आप इस व्याख्यान का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।